गुड इवनिंग टू ऑल माय डे स्टूडेंट। तो प्रीवियस लेक्चर में हम क्लास 12th में पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिटेलिंग दी थी और डिटेलिंग के साथ बेसिक्स पॉइंट दिए थे। बेसिक्स पॉइंट्स के साथ हमने जो जेनेटिक्स के जेनेटिकल टर्म्स होते हैं उनको भी डिस्कस किया था। ओके, हमने इनहेरिटेंस के बारे में आपको बताया था कि इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशंस क्या है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रेट्स क्या होते हैं। ओके, फिर साइंटिस्ट यहाँ पे आए थे, साइंटिस्ट के नाम भी यहाँ पे लिए गए थे और साइंटिस्ट की डिस्कवरीज के बारे में बताया गया था। थॉमस एंड मॉर्गन भी आए थे, ग्रिगोर जॉन मेंडल भी आए थे, ए गैरॉड भी आए थे। इसके बाद फिर हमने जेनेटिकल टर्म्स की तरफ मूव किए थे। तो जेनेटिकल टर्म्स में हमने होमोजाइगस कंडीशंस देखी थी, हेट्रोजाइगस कंडीशंस देखी थी, हेमीजाइगस कंडीशंस देखी थी, डोमिनेंट जीन देखना था, रिसेसिव जीन भी देखना था, कैरेक्टर्स भी देखे थे, ट्रेड्स के बारे में भी देखे थे, फिनोटाइपिक रेशियो भी देखा था और जीनोटाइपिक रेशियो भी देखा था। तो ये था सारा का सारा क्राइटेरिया जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अब जो पिछले लेक्चर में जो हमने चीज़ें छोड़ी थी, जो जेनेटिकल टर्म्स छूट गए थे, अब वो जेनेटिकल टर्म्स आप आज आपको फिर से एक बार उन जेनेटिकल टर्म्स के आगे हम बढ़ेंगे। और जो 10वां जेनेटिकल टर्म्स था वो था, जो 10वां जेनेटिकल टर्म्स था वो था फिनोकॉपी। फिनोकॉपी। तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमने फिनोटाइप पढ़ा, जीनोटाइप पढ़ा और फिनोकॉपी। तो फिनोकॉपी का मतलब है कि व्हेन द टू डिफरेंट phenotype sorry when the two different genotype which normally produce different phenotype, it produces similar expression due to external genotype, external factor। जैसे मैं बोल दूं इसका स्टेटमेंट, जैसे मैं बोल दूं फिनोटाइप का, देखिएगा फिनोटाइप के बारे में जैसे मैं बोल दूं कि फिनोटाइप क्या बोल रहा है, तो देखिएगा फिनोकॉपी। ओके, फिनोकॉपी। तो फिनोकॉपी क्या है बेटा जी, देख लीजिए, ये भी एक टाइप का जेनेटिकल टर्म्स है। फिनोकॉपी ऐसी रहने दीजिए, फिनोकॉपी। ओके, तो देखिएगा फिनोकॉपी क्या है। अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिख दूं फिनोकॉपी का, तो देखिएगा व्हेन व्हेन टू डिफरेंट व्हेन टू डिफरेंट genotype when two different genotype which normally produces different phenotype which normally produces different phenotype so that it produces similar expression due to external factor is called phenocopy। तो देखिएगा बेटा जी, फिनोकॉपी का मतलब है कि जब दो अलग अलग जीनोटाइप व्हेन टू डिफरेंट जीनोटाइप विच नॉर्मली प्रोड्यूस डिफरेंट फिनोटाइप, जब दो अलग अलग जीनोटाइप अलग अलग टाइप का फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा, फिर यही फिनोटाइप
क्या प्रोड्यूस करेगा, सिमिलर एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करेगा। वो सिमिलर एक्सप्रेशन आएंगे जब हमें जीन या जब हमें फैक्टर या जब हमें एलिमेंट के बारे में पता हो। ओके, तो देखिएगा, when two different genotype which normally produces different phenotype so that it produces similar expression due to external factor। अब ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर तो बोल दिया है, तो क्या है इसका एक्सटर्नल फैक्टर, तो इसके जो एग्जाम्पल में होंगे वो होंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ देखिएगा, कैपिटल टी को मैंने बोल दिया यहाँ पे टॉल, और यहाँ पे स्मॉल टी को बोल दिया ड्रॉप। तो ये था आपका बेटा जी फिनोकॉपी। फिनोकॉपी, अब फिनोकॉपी के बाद जो 11वां या 12वां जो भी जेनेटिकल टर्म्स है वो होगा डोमिनेंट, वो होगा डोमिनेंट जीन के बारे में, डोमिनेंट जीन के बारे में। अब डोमिनेंट जीन क्या है या रिसेसिव जीन क्या है ये आपको पता होने चाहिए। तो डोमिनेंट मतलब होता है कि जो कैरेक्टर बड़े हों वो डोमिनेंट, या जो कैरेक्टर दोनों कंडीशंस पे अप्लाई हो जाएं। जैसे मैं बोलूं दो कंडीशंस थी, एक होमोजाइगस कंडीशन थी और एक हेट्रोजाइगस कंडीशन थी। तो मैं बोलूं कि व्हेन डोमिनेंट जीन अपीयर इन बोथ होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो क्या हम इसको डोमिनेंट जीन बोल सकते। तो देखिएगा डोमिनेंट जीन का स्टेटमेंट क्या है, डोमिनेंट जीन देख लीजिए, डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट जीन। ओके, अब देखिएगा डोमिनेंट जीन, मैंने कहा डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट जीन which appear in both homozygous as well as heterozygous appear in both homozygous as well as heterozygous condition। इसका मतलब है डोमिनेंट जीन, इसका मतलब है डोमिनेंट जीन होमोजाइगस कंडीशन में और हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपीयर हो जाए, इस टाइप के जीन को हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन। तो आप कहोगे सर कैसे हम पता करें कि डोमिनेंट जीन, तो देखिएगा बेटा जी एग्जाम्पल, डोमिनेंट जीन का मतलब है ये भी डोमिनेंट जीन है, ये भी डोमिनेंट जीन है, ये भी डोमिनेंट जीन है और ये भी डोमिनेंट जीन है। ओके, तो मैंने कहा ना कि डोमिनेंट जीन दोनों कंडीशन में अपीयर होता है। तो दोनों कंडीशन में अगर अपीयर हो जाएगा तो देखिएगा दोनों कंडीशन, एक हो गई होमोजाइगस कंडीशन, अब यही ये डोमिनेंट जीन हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपीयर हो रही, तो देखिएगा ये है इसकी हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये है इसकी हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो ये है इसकी हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो देखिएगा यहाँ पे जो डोमिनेंट जीन है, यहाँ पे डोमिनेंट जीन है, तो ये हो गई आपकी होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, और ये हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो ये हो जाएगी आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन। ओके, ये हैं आपके डोमिनेंट जीन की पूरी कहानी। ओके, तो देखिएगा ये हैं आपके डोमिनेंट जीन की पूरी कहानी। तो ये हैं आपके कैपिटल टी, ओके, ये हैं आपके इस कैपिटल आर होमोजाइगस, कैपिटल वाई होमोजाइगस, कैपिटल डब्ल्यू होमोजाइगस, कैपिटल टी हेट्रोजाइगस, कैपिटल आर स्मॉल आर हेट्रोजाइगस,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई हेट्रोजाइगस एंड कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू हेट्रोजाइगस। तो ये है डोमिनेंट जीन की कहानी। अब यहीं पे देखिएगा हम बनाएंगे रिसेसिव जीन की कहानी। रिसेसिव जीन, रिसेसिव जीन। रिसेसिव जीन, रिसेसिव जीन। तो देखिएगा रिसेसिव जीन के बारे में बेटा आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर डोमिनेंट जीन दोनों कंडीशन में प्रेजेंट होती है, मींस होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो क्या जो है आपका रिसेसिव जीन है ये सिर्फ एक कंडीशन में होगी? तो देखते हैं रिसेसिव जीन क्या है। तो देखिएगा रिसेसिव जीन, रिसेसिव जीन which appear in only homozygous कंडीशन। तो रिसेसिव जीन एक ऐसा जीन है जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अपीयर होती है। इस टाइप के जीन को रिसेसिव जीन बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं बात कर लूं रिसेसिव जीन की, तो देखिएगा ये अगर आपका होमोजाइगस है और ये डोमिनेंट है तो इसका रिसेसिव भी होगा, इसका रिसेसिव भी होगा। तो सपोज ये है आपका रिसेसिव, ये है आपका रिसेसिव, ये है आपका रिसेसिव, ये है आपका रिसेसिव। तो ये जितने भी मैंने गैमेट यहाँ पे बनाए हैं ये सारे के सारे गैमेट फेवर करते हैं रिसेसिव जीन को। सारे के सारे गैमेट किसको फेवर करते हैं? रिसेसिव जीन को। और ये कंडीशंस बिल्कुल फुलफिल हो गई रिसेसिव जीन की। तो याद रखिएगा रिसेसिव जीन अपीयर ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। तो ये भी अपने जेनेटिकल टर्म्स हैं, तो देख लीजिएगा जेनेटिकल टर्म्स में भी ये भी चीजें इंक्लूड होती हैं। और जैसी जैसी जेनेटिकल टर्म्स आप अच्छा करते जाएंगे आपको चैप्टर भी धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। ओके, तो बिल्कुल एक एक जेनेटिकल टर्म्स को आप पकड़ के चलिएगा। और जेनेटिकल टर्म्स अगर आपको पकड़ में आ गए तो देखिएगा सारी की सारी चीजें एकदम क्लियर होती जाएंगी। तो ये था जेनेटिकल टर्म्स में काफी कुछ चीजें। अब देखिएगा जेनेटिकल टर्म्स और देखें, छोटे छोटे टर्म्स देख लें। तो देखिएगा एक जेनेटिकल टर्म्स और है जिसका नाम है ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग, तो देखिएगा ऑफ स्प्रिंग क्या होता है बेटा जी? बहुत सिंपल सा है कि कोई भी इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग का मतलब है मैं बोलूं कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी प्रोजेनी प्रोड्यूस हो थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ऑफ स्प्रिंग। तो मैं बोलूं द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, द प्रोडक्शन ऑफ progeny due to sexual reproduction. The production of progeny due to sexual reproduction is called offspring, is called offspring। तो इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग। ओके, क्या बोलते हैं? ऑफ स्प्रिंग। अब देखिएगा यहीं पे ऑफ स्प्रिंग आ गया तो सिबलिंग्स क्या होते हैं? सिबलिंग्स, सिबलिंग्स देख लीजिएगा बेटा जी, सिबलिंग्स क्या होते हैं? तो देखिएगा इसके स्टेटमेंट में लिख दूं कि द प्रोजेनी, द प्रोजेनी ऑफ सेम पेरेंट, प्रोजेनी बोल दो या ऑफस्प्रिंग बोल दो, द प्रोजेनी ऑफ सेम पेरेंट
द प्रोजेनी ऑफ सेम पेरेंट produces at different tissue is known as siblings। तो siblings क्या लिखा बेटा जी मैंने कि द प्रोजेनी ऑफ सेम पेरेंट से जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, सेम पेरेंट से जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग टिश्यू से। तो मैं बोल दूं कि अलग अलग टिश्यू से पेरेंट के द्वारा सेम टाइप के बच्चे प्रोड्यूस होते हैं। इस टाइप के प्रोसेस को या इस टाइप के प्रोसीजर को बोलते हैं सिबलिंग्स। तो देखिएगा, द प्रोजेनी ऑफ सेम पेरेंट प्रोड्यूसेस ए डिफरेंट टिश्यू, द प्रोजेनी ऑफ सेम पेरेंट प्रोड्यूसेस ए डिफरेंट टिश्यू इज कॉल्ड सिबलिंग, इज कॉल्ड सिबलिंग्स। और देख लीजिएगा यहीं पे सी जीनोम, जीनोम। तो सिबलिंग्स एक बार फिर से देखिएगा, तो एक बार सिबलिंग देखते थे प्रोजेनी, मैं बोलूं डिफरेंट टिश्यू से सेम टाइप के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो, डिफरेंट टिश्यू से सेम टाइप के बच्चे प्रोड्यूस हों सेम पेरेंट से, उसको बोलते हैं सिबलिंग्स। द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी ऑफ सेम पेरेंट which produce at different tissue is called siblings। और जीनोम का मतलब है sum total of all the gene which is present on haploid number of chromosomes। तो देखिएगा, the sum total of all the gene, the sum total of all the sum total of all the gene, okay, the sum total of all the gene the sum total of all the gene which is present, the sum total of all the gene which is present at the sum total of all the gene which is present on haploid number of chromosomes, on haploid number of chromosomes is called genome, is called genome। तो देखिएगा जीनोम क्या है, मैंने बोला द सम टोटल ऑफ ऑल द जीन, सभी जीन का सम टोटल, सभी जीन का सम टोटल जो प्रेजेंट हो जाए हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में, इस टाइप के जीन को बोला जाता है जीनोम। ठीक है, द सम टोटल ऑफ ऑल द जीन विच इज प्रेजेंट ऑन होमोलोगस नंबर ऑफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसको बोलते हैं हम जीनोम। अब देखिएगा एक और, जीन पूल, जीन पूल, जीन पूल। तो देखिएगा जीन पूल में ऐसे लिख दूं कि द सम टोटल ऑफ ऑल द जीन, तो देखिएगा सम टोटल ऑफ all the gene of all organisms of a population is called gene pool। तो देखिएगा जीन पूल क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द जीन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ ए पॉपुलेशन, सम टोटल ऑफ ऑल द जीन का सभी का टोटल और ऑर्गेनिज्म का एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट हो, इसको बोलते हैं जीन पूल। तो मुझे लगता है कि सारे के सारे जेनेटिकल टर्म्स मैंने यहाँ पे आपको समझा दिए हैं, और सारे के सारे जेनेटिकल जो टर्म्स हैं वो सारे के सारे जेनेटिकल टर्म्स आपको बिल्कुल नोट डाउन करना है, और
इसको अपने माइंड में मेकअप करना है कि कौन से जेनेटिकल टर्म्स किस बात का अप्रोच करता है। और जब आपको सभी के सभी जितने भी जेनेटिकल टर्म्स हैं, सारे के सारे जेनेटिकल टर्म्स के बारे में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो ये चैप्टर भी आसानी से और बहुत क्लियर कट तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, आया समझ में? तो ये था आपका जेनेटिकल टर्म्स के की पूरी कहानी। ओके, तो देखिएगा आप, जेनेटिकल टर्म्स के बाद अब हम एक सेगमेंट उठाते हैं। ओके, अभी जब मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अभी मैंने मेंडलिज्म के बारे में नहीं बताया, मैंने मेंडलिज्म के बारे में नहीं बताया। ओके, तो शायद अब मैं मेंडलिज्म के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो देखिएगा, ये चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई बेटा जी। तो मेंडलिज्म के बारे में आपको बता दूँ, चलिए यहीं, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ बीच में लिख दूँ मेंडलिज्म। मेंडलिज्म मतलब मेंडल की पूरी कहानी। मेंडलिज्म। ओके, सबसे पहले तो आपको एक कहानी बताऊं मेंडलिज्म की। जो मेंडल थे, इनका पूरा नाम था ग्रिगोर जोहन मेंडल। इनका जन्म 22 जुलाई 22 जुलाई 1884 को ऑस्ट्रिया के हेजेंडॉर्फ सिल्सिया विलेज में हुआ। और इनके जो फादर्स थे वो भेड़ चराने वाले थे। ओके, जो कैटल्स होती उनको चराते थे, चरवाहे के लड़के थे। ओके, इन्होंने अपनी लाइफ में, ग्रिगोर जॉन मेंडल ने अपनी लाइफ में 7 साल एक्सपेरिमेंट किए ऑन पाइजम सटेवम, मीन्स पी प्लांट पे 7 ईयर्स एक्सपेरिमेंट किया। और 7 ईयर एक्सपेरिमेंट में कब से कब किया तो देख लीजिएगा, 1856 से लेकर 1863। और जितना भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ओके, जितना भी इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने पब्लिश किया वो वाला एक्सपेरिमेंट 1866 में। 1866 में, और पब्लिश करने की भी एक कंडीशंस थी कि पब्लिश तो कर दिया, और कहाँ पब्लिश किया, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो। नेचुरल जो इनकी प्रीसीडिंग्स थी, वो सारी की सारी प्रीसीडिंग्स इन्होंने एक अपनी किताब में पब्लिश की, और उस किताब का नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो। कब? 1866 में। ओके, लेकिन जो उसका टाइटल था वो था एक्सप्रेशन ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। जो इनका टाइटल था वो था एक्सप्रेशन ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और मेंडल साहब की डेथ हुई है 1884 को। तो डेथ का जो रीजंस था वो था किडनी फेलर। मेंडल साहब की किडनी फेल हो गई थी, और अगर किडनी फेल हो जाती है तो इस टाइप की डिसीज को बोला जाता है ब्राइट डिसीज। ओके, फिर क्या हुआ, 1900 में जब 1884 को जब मेंडल साहब की डेथ हो गई, तो डेथ होने के अप्रॉक्स 18 ईयर्स या 16 ईयर्स के बाद मेंडल की रीडिस्कवरी की गई। और रीडिस्कवरी करने के लिए 3 साइंटिस्ट आगे आए, और मेंडल साहब की 1900 में रीडिस्कवरी कर दी। जो मेंडल साहब अपने वर्क को छोड़ के चले गए थे, वो 3 साइंटिस्ट आए और रीडिस्कवरी करना चालू कर दिए। 3 साइंटिस्ट कौन कौन से हैं? एक हैं ह्यूगो ब्रीव्स, जो हॉलैंड से बिलोंग करते थे। एक हैं कार्ल कॉरेंस, जो जर्मनी से बिलोंग करते थे। एक हैं ईवी टेसनमार्क, एनरिक वोन टिसनमार्क, जो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। इन्होंने अलग अलग स्पीसीज ली, और अलग अलग स्पीसीज लेकर इन मेंडल साहब के लॉस को, मेंडल्स के लॉ को रिडिस्कवर किया। और मेंडल को उनके काम के लिए क्रेडिट भी दिया गया मेंडल के मरने के 16 साल के बाद। ओके, तो ये कहानी थी मेंडल साहब की। तो मेंडल साहब ने पी प्लांट क्यों लिया, किस लिए लिया, क्या क्या इसमें कैरेक्टर्स थे, क्या क्या इसमें इनको अच्छी चीज़ें लगी, सिर्फ मेंडल साहब ने पी प्लांट को ही चूज़ किया
अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कैरेक्टर्स भी लिए, और कैरेक्टर किस बेस पे लिए, डोमिनेंट के बेस पे और रिसेसिव के बेस पे। तो देखिएगा यहाँ पे अगर मैं मेंडलिज्म के बारे में लिखना चाहूँ तो कुछ लिखूंगा, जो इनका नाम है ग्रिगोर जोहन मेंडल। ओके, इनका जन्म जो हुआ वास बोर्न ऑन 22 जुलाई, ओके, 1884, 22 जुलाई 1884। और कहाँ पे, एट हेजेंडॉर्फ इन हेजेंडॉर्फ इन ऑस्ट्रिया, एट हेजेंडॉर्फ इन ऑस्ट्रिया, एट सिलीसिया विलेज। ओके, इसका इनका जो जर्नल था, जर्नल इन्होंने पब्लिश किया, जर्नल पब्लिश्ड इन 1866, और वो था, इट इज ए एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो, सोसाइटी ऑफ ब्रूनो। तो देखिएगा ये था इनका जो जर्नल पब्लिश हुआ था, जो यहाँ हुआ, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो। और लेकिन इनका जो टाइटल था, वो बेटा जी टाइटल देख लीजिएगा, इनका जो टाइटल था वो टाइटल जो इनका था एक्सप्रेशन ऑफ प्लांट, टाइटल जो था वो था एक्सप्रेशन ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ओके। जो इनका टाइटल था वो था एक्सप्रेशन ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिएगा मेंडल साहब की जो डेथ हुई, डेथ इन 1884, और कैसे, ड्यू टू किडनी फेलर, और इस टाइप की डिसीज को बोलते हैं ब्राइट डिसीज। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ, फिर 1900 में रीडिस्कवरी हो गई मेंडल्स की। 1900 में क्या हो गई, रीडिस्कवरी हो गई, और रीडिस्कवरी करने के लिए 3 साइंटिस्ट आए। ओके, तो देखिएगा साइंटिस्ट आए, एक आए ह्यूगो ब्रीप्स, जिनको फादर ऑफ म्यूटेशंस बोला जाता है। इसके बाद आए कार्ल कॉरेंस, फिर आए ईबी टिसन मैक। ओके, एक ह्यूगो ब्रीप्स, कार्ल कॉरेंस, ईबी टिसन मार्क। तो देखिएगा ईबी टिसन मार्क, तो ये ह्यूगो ब्रीप्स हैं, ये हॉलैंड से बिलोंग करते थे। कार्ल कॉरेंस ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। बोन टिसन मार्क ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे। अब आप कहोगे सर बिलोंग तो करते थे, लेकिन ये जो 3 साइंटिस्ट है क्या एक ही चीज़ पर काम किया?
नहीं, तो अगर मैं बोलूं कि जो आपके ये हॉलैंड ये ह्यूगो de Vries है, इन्होंने वर्क किया, वर्कड ऑन इवनिंग प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज क्या था आपको मैं बता दूं, आपके पता हो ना हो तो। इवनिंग प्राइमरोज एक टाइप का हाइब्रिड प्लांट था, और उस टाइप के हाइब्रिड प्लांट को बोलते हैं लेमार्कियाना, लेमार्कियाना ओनीथेरा, लेमार्कियाना ओनीथेरा। ओके। तो जो ह्यूगो de Vries ने काम किया था इवनिंग प्राइम रोज पे, ये एक टाइप का हाइब्रिड प्लांट था, और उस टाइप के हाइब्रिड प्लांट को बोलते हैं लेमार्कियाना ओनीथेरा। जो कार्ल कोरेंस है, जो कार्ल कोरेंस है, इन्होंने काम किया है मेज पे, मक्का पे काम किया है। और जो बोन्टिसन मार्क हैं, इन्होंने डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स पे काम किया है। वर्कड ऑन वर्कड ऑन वर्कड ऑन डिफरेंट flowering plant, worked on different flowering plant, worked on different flowering plant। लेकिन जो कार्ल कोरेंस साहब थे, जर्मनी से बिलोंग करते थे, और जिन्होंने मेज पे काम किया था, इन्होंने क्या किया, अब जो मेंडल्स का लॉ है उसको क्या किया, रिडिस्कवरी कर दिया। ठीक है। मेंडल्स के लॉ को क्या किया इन्होंने, मेंडल्स के लॉ को मेंडल्स के लॉ को क्या किया, मेंडल्स लॉ का पूरा कॉन्क्लूजन ही निकाल के रख दिया। मेंडल्स के लॉ का क्या किया, पूरा का पूरा कॉन्क्लूजन ही निकाल के रख दिया। लेकिन आपके दिमाग में एक और साइंटिस्ट आ रहे होंगे जिनका नाम है ह्यूगो de Vries। जो ह्यूगो de Vries है, इन्होंने अपनी एक मैगजीन पब्लिश की फ्लोरा नाम से, और कब की, वो की 1901 में। तो याद रखिएगा बेटा जी, जो ह्यूगो de Vries है, जो आपके ह्यूगो de Vries साहब हैं, देखिएगा, ये ह्यूगो de Vries साहब ने एक मैगजीन पब्लिश की, मैगजीन पब्लिश की मैगजीन पब्लिश की कब की, 1901 में पब्लिश की। और किस नाम से की, वो की फ्लोरा नाम से, क्योंकि फ्लोरा का मतलब है स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट। तो ये था आपका मेंडलिज्म के बारे में। अब आगे चलने के बाद मेंडल साहब ने क्या किया, वाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो मेंडलिज्म को पूरा, अभी अभी पूरा मेंडलिज्म हुआ नहीं है, अभी मींस 60-70% मेंडलिज्म हुआ। अभी मेंडलिज्म में इनके कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव, और जो मेंडल का क्राइटेरिया है, या जो मेंडल का रीजन था जिनसे इनका जो वर्क था वो हिडन हो गया, वो क्या रीजन थे, या वो कौन कौन से रीजन थे जिनके कारण मेंडल को पॉपुलैरिटी मिली बाद में, या वो कौन कौन से रीजंस थे जिनके कारण लोगों ने मेंडल को बोल दिया कि ये जो साइंटिस्ट है ये बिल्कुल सटिया गए हैं, क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें थी जो बायोलॉजी में ना होके इन्होंने अप्लाई कर दी थी। ओके। तो ये पूरा है मेंडलिज्म। बाकी जितना भी एक्स्ट्रा होगा मेंडलिज्म में, वो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे। ओके। तो थैंक यू।